Good morning, students. In last lecture, we studied about computer basics, and today we are going to study memory hierarchy. What is the memory hierarchy in computers? Let's start. So, first of all, हमें पता है कि हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक अरेंजमेंट, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज यहाँ पे बात हो रही है कि हम कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर्स का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब हमारी मेमोरी हमारे नज़दीक होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अपने घर में किसी बड़े से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा बजाय इसके कि आप बाहर जाके किसी से डिस्कस करें। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड करना है, तो 2 नंबर्स का जो सम आप करेंगे, सपोज़ मैंने कहा 5 + 2, तो सम आया 7, और 7 में फिर मैं आपसे कह रही हूँ एक नंबर और ऐड करो उसमें, तो वो 7 जो टेम्पररी सम आया था 5 + 2 का, उसको आपने कहीं अपने माइंड में स्टोर किया, तो वो जो हमारा माइंड या ब्रेन है, वो हमारी लोकल मेमोरी है। इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी कुछ लोकल और कुछ आउटसाइड मेमोरी होती है। तो इसी को हम अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, जिसको हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। मेमोरी हायरार्की की कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही वो हायरार्की, मतलब हम एक सीढ़ी बनाएंगे कि सबसे नीचे कौन आएगा और सबसे ऊपर कौन आएगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा? साइज के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे जो है अभी आने वाले 2 लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि L1 कैश जो है वो CPU के क्लोजर होती है। अभी कैश मेमोरी क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपकी CPU की क्लोजर जो मेमोरी है, तो CPU उसका ज़्यादा यूज़ करेगा ना, बजाय जो दूर है। दूर कौन है? जैसे हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव आपकी पॉकेट में है, आप उसको लगा रहे हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तब जब आपको उसमें डेटा स्टोर करना है, तो CPU की जो सबसे पास होगी मेमोरी, या फिर हमारी जो स्टोरेज की डिवाइस है जैसे कैश, वो हमारे CPU के पास में है, तो CPU उसका ज़्यादा यूज़ करेगा, जल्दी यूज़ करेगा, उसको क्विकली वो एक्सेस कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की अरेंज कैसे होती है। तो मेमोरी हायरार्की जो होती है हमारी, वो इस ऑर्डर में होती है। सबसे नीचे हमारे आते हैं मैग्नेटिक टेप्स, जो कि हमारी सेकेंडरी डिवाइस या उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क भी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब जो हम स्टोरेज के लिए लगाएंगे, बाहर से हम उसे लगा सकते हैं, हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं उसे, जो कि हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी है और जिसके बिना हमारा कंप्यूटर आराम से काम करेगा। वो क्या है? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। But the main memory, which is called the primary memory, is very important for a computer to work. इसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। कैश मेमोरी उसके ऊपर आती है और सबसे ऊपर आती है रजिस्टर मेमोरी। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, ये कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो। एक्सेस टाइम ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होगा? रजिस्टर का। CPU यानी आपका प्रोसेसर जब किसी काम को करेगा, तो उस काम के लिए उसे कुछ डेटा चाहिए या डेटा उसे देना है, लेना है, स्टोर करना है। वो काम अगर वो रजिस्टर में करेगा, तो रजिस्टर हमारे सबसे फास्ट होते हैं और CPU के सबसे पास होते हैं, तो वर्किंग फास्ट हो जाएगी CPU की। फिर उसके बाद कैश मेमोरी भी फास्ट मेमोरी मानी जाती है, और प्राइमरी मेमोरी हमारी सबसे नीचे लिखी है, मतलब वो लो है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा CPU बार बार हमारी मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा डेटा लेने देने के लिए, तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए CPU के सबसे पास होते हैं रजिस्टर्स, फिर कैश, और फिर आती है मेन मेमोरी, और लास्ट में हमारी ये ऑक्सिलरी मेमोरीज आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी, आज हम इतने देखेंगे कि हमारी प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, जो हमारे कंप्यूटर में ज़रूरी है, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जो हायरार्की में सबसे ऊपर आ रहे हैं, मतलब सबसे फास्ट होते हैं, जिनका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, वो क्या होते हैं? CPU रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट पॉसिबल मेमोरी एक्सेस। यानी कि ये हमारे फास्टेस्ट पॉसिबल, आज तक जितने भी पॉसिबिलिटीज है, हम किसी मेमोरी को CPU के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, उसकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एक्सेस किसका होता है उनमें से? CPU रजिस्टर्स का। यूजुअली इट टेक्स 1 CPU साइकिल। कहने का मतलब अगर CPU 1 सेकेंड में 10 काम कर सकता है, तो 10 साइकिल्स पर सेकेंड CPU का हो गया ना, CPU साइकिल हो गई, मतलब वो
1 सेकंड में 10 काम कर रहा है, तो वो क्या है 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो एक बार रजिस्टर को एक्सेस कर लेगा। मतलब आपको अगर 1 सेकंड में 10 काम करने के लिए 10 बार रजिस्टर्स में से डेटा लेना या देना है, तो सीपीयू या प्रोसेसर ऐसा कर पाता है रजिस्टर्स के केस में। लेकिन अगर वो वही डेटा उसे मेन मेमोरी से यानी रैम से लेना होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 सेकंड में 10 बार रैम से डेटा ले पाए। हो सकता है उसे रैम से डेटा लेने में ही 1 सेकंड लग जाए। तो सीपीयू की जो हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, उसको मैच करने वाली स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर्स की। वन प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं जो बार बार हमें एक्सेस करनी होती है, जैसे सपोज मुझे 2 नंबर्स का सम करना है या बहुत सारे नंबर्स का सम करना है, और कैरी जब हम सम करते हैं कैरी आती है ना, या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरो लेते हैं, तो जो कैरी आ रही है बार बार, उस कैरी को हम कहीं स्टोर करते हैं ना। अगर मुझे 6 डिजिट के 2 नंबर्स को 6 डिजिट ऐड करना है, तो 6 डिजिट्स के नंबर में सबसे पहले मैं सबसे लोएस्ट डिजिट जिसको वंस कहते हैं उनको ऐड करूंगी, फिर कुछ कैरी आएगी उनको टेंस में ऐड करूंगी, फिर कुछ कैरी आएगी उनको हंड्रेड्स वाले में। तो जो कैरी है वो बार बार आ रही है और उसे मुझे बार बार कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसे क्या करूंगी, रैम में स्टोर कर दूंगी, तो बार बार मुझे वहां से जाके उस कैरी को लेना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार एक्सेस करनी है, उसके लिए मैं अगर रजिस्टर का यूज करूंगी, मतलब अगर वो कैरी मैं रजिस्टर में स्टोर कर दूंगी, तो मेरे परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस किसकी, सीपीयू की बढ़ जाती है। सीपीयू को बार बार कुछ डेटा अगर चाहिए, तो वो उसके लोकेलिटी में होगा, मतलब उसके घर के ही अंदर होगा। रजिस्टर्स जो होते हैं वो प्रोसेसर की चिप के साथ ही होते हैं इनबिल्ट, मतलब आपके प्रोसेसर के इतने नजदीक होते हैं, जिसको हम लोकल रेफरेंस कह पा रहे हैं, वहां पे वो होते हैं, तो वो प्रोसेसर उनसे जल्दी जल्दी डेटा ले और दे पाता है। तो कैरी के एग्जाम्पल से आपने समझा कि कैसे हम बार बार कैरी को स्टोर करने के लिए रैम में नहीं जा रहे हैं, हम रजिस्टर्स में स्टोर कर ले रहे हैं। तो इट विल इम्प्रूव द स्पीड या परफॉर्मेंस ऑफ हमारे सीपीयू की, और सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कंप्यूटर की ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैशे। तो इसको हम कैशे भी कह देते हैं और कैश मेमोरी भी आप कह सकते हैं। तो व्हाट इज अ कैश मेमोरी? व्हेन अ प्रोसेसर नीड्स टू रीड और राइट अ लोकेशन इन मेन मेमोरी, इट फर्स्ट चेक्स वेदर दैट मेमोरी लोकेशन इज इन द कैश। कैश की बात कहाँ पे आती है? पहले ओल्डर सिस्टम्स में, पुराने कंप्यूटर्स में कैश नहीं होती थी। तो क्या होता था, अभी जैसे मैंने बताया रजिस्टर्स तो थोड़ा बहुत डेटा स्टोर कर लेंगे, लेकिन ज्यादा डेटा अगर है, जैसे आपने एक वेबसाइट ओपन करी, वो वेबसाइट बहुत हैवी है, तो वो हमारे रजिस्टर्स में तो जाके स्टोर होगी नहीं, वो कहाँ होगी, हमारे रैम में लोड होगी। तो जो रैम होती है वहां से कंप्यूटर या प्रोसेसर को बार बार डेटा लेना है, तो प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट है और रैम की स्पीड कम होती है कंपैरेटिवली प्रोसेसर के। जैसे सपोज मुझे डेटा चाहिए, तो सीपीयू ने कहा रैम से डेटा दो, और सीपीयू ने देने में 5 सेकंड लगा दिए, तो प्रोसेसर तो 5 सेकंड बैठा रहेगा। तो वो जो प्रोसेसर की स्पीड है बहुत फास्ट है, रैम की उतनी फास्ट नहीं है। इन दोनों को मैच करने के लिए बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो कैश मेमोरी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड रैम या मेन मेमोरी। इन दोनों के बीच में क्यों होती है? क्योंकि वो दोनों में लेना देना जो है वो फास्ट कर देती है। सपोज आपको किसी बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, तो मैं आपके बीच में एक कैश का काम करूंगी, मैं बुक से समझ के आपको समझाऊंगी और आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बुक में से ढूंढ के आपको फिर से समझा दूंगी। इस तरीके का काम कौन करता है? कैश करता है। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि हमारे वो एड्रेस जो हमें बार बार चाहिए, या फिर ऐसे एड्रेस जिनकी हमें ज़रूरत है जल्दी जल्दी, वो हमारे स्टोर होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे कैश में वो डेटा स्टोर होगा जो प्रोसेसर को बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे कोई वेबसाइट है, उसमें आपने फॉर्म चेक करना है, और वो वेबसाइट आपने खोली, आज उसमें फॉर्म नहीं आया है, अब कल उसमें फॉर्म आ गया, लेकिन आपके फ़ोन में वो पुरानी वेबसाइट खुल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी कैश मेमोरी में स्टोर होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बाकी की वेबसाइट तो वही रहेगी, सिर्फ वो फॉर्म ही तो चेंज हुआ है, लिंक थोड़ा सा जगह पे, एक जगह पे चेंज हुआ है ना वेबसाइट में। तो कैश मेमोरी क्या करती है, उसको स्टोर कर लेगी और उतने हिस्से को वो वहां से अपडेट ले लेगी। तो आपके जल्दी लोड होते हैं, वेबसाइट जल्दी लोड होती है अगर वो हमारी कैश में है। तो कभी कभी कोई दिक्कत होती है तो हमारा अपडेट होती नहीं है कैश,
कैश अपडेट नहीं हुई, फॉर्म अब आ गया, फॉर्म का लिंक आ गया, आपको कोई फॉर्म देखना था जो वेबसाइट पे, आज वो आ गया लेकिन आपके फ़ोन में नहीं खुल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश क्लियर करनी पड़ेगी और वो फिर इंटरनेट से आपकी रैम में लोड होके फिर कैश में आएगी। तो कैश मेमोरी का कंसेप्ट होता है कि वो कुछ चीज़ों को स्टोर करके रख लेती है कि प्रोसेसर को बार-बार चाहिए हो रहा है तो मुझे उसको देना पड़ेगा। तो कैश का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर प्रोसेसर को कैश में कुछ मिल जाता है, जो डेटा उसे चाहिए वो पहले कैश में देखेगा। प्रोसेसर को कुछ भी चाहिए तो वो रैम पे नहीं जाएगा सीधे, वो कहाँ देखेगा, कैश में। अगर उसे कैश में मिल जाता है तो उसे हम कैश हिट कहते हैं। अगर उसे कैश में नहीं मिलता तो उसे कैश मिस कहते हैं। तो कैश मिस जब होता है तो वो फिर कंप्यूटर या प्रोसेसर कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, देखने के लिए कि ये डेटा मुझे रैम से मिलेगा अब। तो कैशे हिट और कैशे मिस का जो रेशियो होता है, कैशे हिट अपॉन कैशे मिस, उसको हम क्या कहते हैं, हिट रेट कहते हैं। तो हिट रेट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मतलब हिट ज्यादा होने चाहिए ना, हमें डेटा ज्यादा बार मिलना चाहिए, कम बार ऐसा होना चाहिए कि ना मिले। तो ज्यादा बार मिलेगा तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कैश हिट है 10 और मिस है 2, 2 बार हमें नहीं मिला तो 10/2 5 हो गया हिट रेट। अब कैश हिट है 5 और कैश मिस भी 5 ही है तो 5/5 0 हो गया ना हिट रेट। या फिर कैश हिट अगर 20 है और कैश मिस 10 है तो 20/10 2 हो गया हिट रेट, तो बहुत कम हो गया ना। तो हिट और मिस का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा हिट रेट उतना अच्छा होगा। तो हमारी जो मेन मेमोरी या होती है और उसके बीच में आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं एक बस है मेन मेमोरी, और बस के नीचे जो हमारी कैश लगी हुई है ये हमारी कई तरह की कैश होती है, L1 L2 L3। तो हमारी L1 कैश जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, फिर L2 फिर L3, और CPU के हमारे पास में ही ये कैश मेमोरी होती है, CPU के बगल में यहाँ पे देखो बनाई गई है, और मेन मेमोरी थोड़ी सी दूर होती है। तो प्रोसेसर को जब भी डेटा चाहिए होता है वो कैश में पहले देखता है फिर मेन मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है, अब हमने पढ़ा रजिस्टर्स, फिर हमने पढ़ा कैश, और अब हम आते हैं मेन मेमोरी पे। तो मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी क्या होती है, मेड अप ऑफ रैम चिप्स, लेकिन कुछ रोम भी होती है। रोम की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे हमें फिक्स है कि ये काम ही होना है। जैसे रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली से ही आपको पता चल रहा है ना कि वो रीड ओनली है, काम फिक्स है जो उस चिप में लिख दिया गया है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडोज जैसे होता है, या फिर आपकी जो बायोस कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है तब जो सेटिंग्स की ज़रूरत उसे पड़ती है वो सेटिंग्स तो हमेशा सेम रहेंगी, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो हमेशा उसकी हार्डवेयर डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी। आपका अगर 32 बिट का प्रोसेसर इंटेल i5 लगा हुआ है सपोज आपका, तो वो तो हमेशा वही रहेगा ना, कंप्यूटर खराब भी हो जाएगा तब भी वही रहेगा, या फिर आप चेंज नहीं करेंगे जिसको आप नहीं कर सकते चेंज। तो रोम में हमारे वो सारा डेटा होता है जो कि फिक्स है, जैसे बायोस सेटिंग जिसे हम कहते हैं। तो रोम इज रीड एंड ओनली मेमोरी, जिसमें हमने डेटा को एक बार लिख दिया तो वो हमेशा अपना काम करता रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट द कंसेप्ट ऑफ रैम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो काम होता है या रैम का जो काम होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है उसके लिए एक स्टोरेज प्रोवाइड करना। मतलब अगर आपने एक गेम ओपन करा है, आप गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर में, तो गेम को जितना भी मेमोरी की ज़रूरत है आपकी, वो कौन सी मेमोरी उसे चाहिए, रैम। गेम आपका कहाँ लोड होगा, हार्ड डिस्क में तो हुआ है इंस्टॉल, लेकिन वो लोड कहाँ होगा जब आप उसे ओपन करेंगे, रैम में। और रैम हमारे गेम को इंटरेक्ट करती रहेगी, डेटा सेव करती रहेगी, डेटा देती रहेगी। तो रैम से जो इंटरेक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम का वो डायरेक्टली होता है। रोम से कोई इंटरेक्शन हमारे प्रोग्राम्स का नहीं होता। रोम में जो डेटा लिखा है वो एक बार लिख दिया तो वो तभी यूज होगा जब उसकी जरूरत है। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं तो जब लोडिंग होती है तो डेटा कहाँ से आ रहा होता है, रोम से। आपकी सिस्टम के लोड होने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो तो फिक्स है हमेशा, तो वो रोम में लिखी है। लेकिन रैम में कंप्यूटर खोलने के बाद आप क्या करेंगे किसी को नहीं पता, तो रैम इज यूज एट दैट टाइम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। जैसे आपने एक फाइल ओपन करी वर्ड की, उस वर्ड की फाइल में आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ पे हो रहा है, रैम पे हो रहा है।
तो हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है, जिसमें कि हर सेल में 6 ट्रांजिस्टर्स का सर्किट होता है। तो ट्रांजिस्टर्स का सर्किट क्या होता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो डेटा को, पावर को दो तरीके से देता है, ऑन या ऑफ, मतलब 1 या 0। तो इसमें जो डेटा है वो रिटेन रहता है, मतलब आपने स्टैटिक रैम में अगर कुछ डेटा स्टोर किया है तो वो हमेशा तब तक रहेगा जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर के बंद होते ही तो वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि इसको हम रैम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है जो डेटा उड़ जाता है या खत्म हो जाता है। तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, बट स्टैटिक रैम तब तक रिटेन करेगी जब तक कंप्यूटर ऑन है। लेकिन जहाँ पे हम डायनेमिक रैम की बात करें तो डायनेमिक रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो है वो रिफ्रेश करनी पड़ती है। सपोज आपने स्टैटिक रैम में 101 स्टोर किया, वो हमेशा सेव रहेगा जब तक लाइट है। लेकिन डायनेमिक रैम में आपने 101 स्टोर किया है, तो 101 के जो दो बिट्स हैं 1 और 1, वो बिट्स को 1 बनाए रखने के लिए हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी बकेट की तरह होता है, सपोज जिसमें छेद है और आपने पानी भरा है तो वो धीरे धीरे लूज होता रहता है। ऐसे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो उस चार्ज को आपने 1 स्टोर किया, वो धीरे धीरे वोल्टेज कम होते होते आपको लगेगा 0 है वो, लेकिन 101 का 000 तो हमें बनाना नहीं है, हमें तो उसे 101 बनाए रखना है। तो उसके लिए इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए वो स्लोअर होती है, लेकिन वो सस्ती होती है, चीपर होती है। स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट होगी, क्योंकि उसमें हमेशा डेटा तो है, जो लिख दिया 101 स्टोर करा वो तब तक रहेगा जब तक पावर है। तो हमें और काम करने में अपना ध्यान लगाना है, ना कि 101 को रिटेन करने के लिए। बट ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ये महंगी और एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये फास्टर भी होती है, प्लस इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी कॉस्टली है। तो हमारे दो टाइप्स की रैम होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। दोनों का कंसेप्ट होप आपको समझ में आ गया है। नाउ द टाइप्स ऑफ रोम। रोम होती क्या है, बेसिकली रोम इज परमानेंट। रैम जो है वो परमानेंट नहीं होती है, बट रोम इज परमानेंट, और वो रेजिडेंट होती है, मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी, मदरबोर्ड है, सॉरी, मदरबोर्ड के अंदर वो चिप हमारी लगी हुई होती है, और उसमें जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती हैं। एक टाइम पे जब प्रोडक्शन के टाइम पे हमने लिख दिया तो वो लिख दिया तो उसी में रहेगा वो। तो रोम पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी इज needed for storing an initial program called bootstrap loader. bootstrap loader क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वो सारी डिवाइसेस, सारे कनेक्शंस को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड bootstrap loader। तो कंप्यूटर को लोड होने के लिए जो प्रोग्राम की जरूरत है वो किस में लिखा होता है, रोम में। रोम जो होती है वो हम इसको प्रोग्राम करते हैं, एक एक्सटर्नल रोम प्रोग्रामर आता है जिसकी हेल्प से हम उसमें सारी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और जो सर्किट है वो किसी भी कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब प्रोग्राम चिप को हम सर्किट में तो लगा दिया हमने रोम को, लेकिन सर्किट जो है वो कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता, उसमें जो लिखा है वही रहेगा। तो इसमें कौन कौन से इसका यूज क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, और इसमें स्टोर होता है। तो जब पावर जो है वो रोम चिप से हटा दी जाती है, मतलब अपने कंप्यूटर को बंद करा जब, तो भी जो रोम में लिखा है वो रोम में लिखा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा। रैम के केस में डिलीट हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, लेकिन रोम में वो ऐसे ही रहेगा, तो उसे हम नॉन वोलेटाइल कह रहे हैं। रैम इज वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल। टाइप्स ऑफ रोम क्या होते हैं, रोम को हम मास्क रोम भी कहते हैं। मास्क रोम का मतलब है कि जब हमने चिप बनाई तभी उसमें डेटा प्रोग्रामिंग कर दी, लिख दिया कि ये क्या क्या काम करेगी। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं मास्क रोम के। पहला है पी रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत पुराने टाइम पे यूज होती थी पी रोम। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया वो होता है ईपी रोम का, मतलब इरेजेबल रोम, जिसको आप यूवी लाइट डाल के, अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से आप उसमें डेटा को डिलीट कर सकते हो, इरेज करके दोबारा लिख सकते हो, दैट इज ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बट उसके बाद भी ये पुराने कंप्यूटर्स में यूज होती थी, पी रोम के बाद ही कंसेप्ट आया। लेकिन अब आजकल जो यूज होती है दैट इज ईईपी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। तो आप उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को, बट
आप नहीं कर सकते, हमारा जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं वो लोग कर सकते हैं, एक नॉर्मल यूजर उसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें जो बायोस लिखी हुई है, कभी कभी क्या होता है आपके सिस्टम में बायोस सेटिंग में आपको चेंज करना पड़ जाता है। आपने सपोज आपकी हार्ड डिस्क थी, जब आपने कंप्यूटर खरीदा 50 GB की हार्ड डिस्क थी, अब आपने 50 GB की एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और लगा दी, आपका डेटा आपको ज्यादा है, भर गई पूरी वो। अब आपने नई हार्ड डिस्क जब लगाई तो उस हार्ड डिस्क को भी कंप्यूटर को रीड करना पड़ेगा, जब वो लोड होगा तभी तो आप उसमें डेटा डाल के निकाल पाएंगे। तो वो हार्ड डिस्क को ऐड करने के लिए आप बायोस की सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो वो बहुत प्रोफेशनल है, जिनको नॉलेज है वही लोग करेंगे। होपफुली आप भी कुछ सालों बाद ये सब कर पाएंगे। तो आज की डेट में जो रोम यूज होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। आप उसके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मॉडिफाई कर लेंगे, जब जरूरत है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज क्या होती हैं? जो हमारी रोम होती है। तो रोम को हम नॉन वोलेटाइल या रीड ओनली कहते हैं, हम रीड ओनली कहते हैं रोम को, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि रोम को हम चेंज तो कर ही सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। जो रोम में जो लिखा हुआ है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम। हार्डवेयर क्या होता है? एक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर। तो फर्मवेयर होती है रोम में प्रोग्राम स्टोर्ड को हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। जैसे आपकी चिप है वो हार्डवेयर है, उसमें जो प्रोग्राम लिखा है वो सॉफ्टवेयर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुई ना आपकी रैम, सॉरी रोम। रोम जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। तो फर्मवेयर में क्या होता है? हमारा बूट टाइम कोड होता है, जो कि बूट टाइम, बूटिंग टाइम क्या होता है? जब कंप्यूटर लोड हो रहा है तो वो उस वक्त क्या क्या करना है, उसको बूट टाइम कोड कहेंगे। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स जो होती है हमारी, वो हमारी रोम में लिखी होती हैं। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपने सुना होगा ना, ग्राफिक कार्ड होते हैं, जैसे जो गेमर्स होते हैं, गेमिंग वाले कंप्यूटर्स होते हैं, उनके ग्राफिक कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक्स को जो हैंडल करते हैं। तो उनकी भी जो चिप होती है उसमें पहले से प्रोग्रामिंग होती है, तो उसको हम फर्मवेयर या रोम का एक एग्जांपल मान सकते हैं। डिस्क कंट्रोलर्स, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने ऐड या रिमूव कर सकते हैं, तो वो डिवाइसेस हार्डवेयर को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, प्रोग्रामिंग है, ये किस में होगी? रोम में होगी। तो रोम हमारी फर्मवेयर का एक एग्जांपल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, या फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि आपने डेटा एक बार लिख दिया वो हमेशा वहीं रहेगा, चाहे आप 10 दिन बाद भी कंप्यूटर खोलेंगे आपको वहीं मिलेगा। उसकी कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, टेराबाइट्स, ज़ेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स में होती है, और वो चीपर होते हैं प्राइमरी मेमोरी से। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर, या फिर आपने अगर मोबाइल की मैं बात करूं, ठीक है, 8 GB की रैम होती है आपके मोबाइल में, या 4 GB की रैम होती है। और हार्ड मेमोरी कार्ड कितने का होता है? एक्सटर्नल उसमें लिखा होता है ना 32 GB स्टोरेज। और रैम कितनी होती है? 4 GB, 432, 864। आपने सुना होगा मोबाइल्स के बारे में। तो रैम कम होती है, 8 GB की रैम है, और 32 या 64 GB की हमारी क्या है? हार्ड मेमोरी कार्ड है, स्टोरेज है हमारा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सस्ता है। कौन? सेकेंडरी स्टोरेज। अगर मैं 32 GB की, 64 GB की रैम लगाने लगूंगी तो आपका मोबाइल इतना महंगा होगा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें इतना कुछ करना ही नहीं है मोबाइल में। रैम की जितनी 8 GB की रैम इनफ होती है, आप कितने भी गेम्स खेल लीजिए अपने मोबाइल में, हैंग नहीं करेंगे। तो आपको जैसी ज़रूरत है वैसी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी यूज़ हमारे कंप्यूटर में करनी चाहिए, या करनी होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सो आज हमारा जो लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट अवर प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमने पढ़ा हमारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैश क्या होती है, रैम क्या होती है, और रोम क्या होती है। दीज वर आवर primary memories. So thank you so much for today. Hope you understand. Any queries if you have, you can contact me in my email address that is provided to you in my last lecture. Thank you.